नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बांझपन का दर्द। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं और समाज की रूढ़ियां हमारे फैसलों पर हावी होने लगती हैं। लेकिन सच्चा प्रेम, करुणा और साहस हर मुश्किल को आसान बना सकता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो मातृत्व की ममता से सराबोर होना चाहता है, भले ही वो खून का रिश्ता ना हो। ये कहानी है एक नई सोच की, जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर एक नन्ही मुस्कान को अपनाने की ओर बढ़ती है, जहाँ स्नेह से बड़ी कोई जाति नहीं और ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद राजीव अभी अभी फैक्ट्री से घर लौटा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वो सोफे पर आरामदायक मुद्रा में बैठ गया। सामने उसकी माँ रजनी जी कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठी हुई संध्या पूजन में मग्न थीं। तभी राधिका पानी का गिलास लेकर आई। उसने राजीव की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ राधिका, सब ठीक है, बस आज मिठाई थोड़ी ज्यादा हो गई, पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। तो राधिका ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे तो इतनी मिठाई खाने की क्या जरूरत थी? अब अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए ना। वैसे किसने खिला दी इतनी मिठाई? राजीव मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो नरेश है ना, मेरा बिजनेस पार्टनर, उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और आज वो इतना खुश था कि फैक्ट्री में सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया। मैंने ज्यादा खाने से मना भी किया था, लेकिन उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब बताओ, इतनी खुशी में मैं मना कैसे करता? उसका चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल था। रजनी जी ने जैसे ही संध्या पूजन पूरा किया, वे आकर राजीव के पास सोफे पर गुमसुम सी बैठ गई। किस सोच में गुम हो माँ? राजीव ने पूछा तो एक गहरी सांस भरते हुए रजनी जी ने कहा, ना जाने भगवान तुझे कब संतान देगा। एक नन्हे मुन्ने की किलकारियां इस घर में भी गूंजे तो मन को सुकून मिले। जाने कब भरेगी बहू की गोद। मैं तो बस इसी चिंता में घुली जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर राधिका का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में उदासी गहराने लगी और वो वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। राजीव ने उसकी ये हालत देखी तो बिना एक पल गंवाए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखा तो राधिका की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पत्नी को ऐसी हालत में देखकर राजीव का दिल बैठ सा गया। उसने राधिका के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे तुम भी ना माँ की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों ले लेती हो? ये तो उनकी आदत है। कहते कहते राजीव की आवाज भी कांपने लगी। फिर राधिका बोली, मैं आपके दुख का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूं ना, जो शादी के 7 सालों के बाद भी इस घर को एक वारिस तक न दे सकी। राधिका की ये बात सुनकर राजीव का दिल जैसे टूट सा गया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नहीं राधिका, दिल छोटा मत करो। ये बात तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। औलाद तो भगवान की देन है और फिर मुझे इतनी भी इच्छा नहीं है औलाद की। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूं। तो मेरी जिंदगी हो, हमारी खुशी किसी और चीज की मोहताज नहीं है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा ये छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस तुम कभी उदास मत हुआ करो। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए कड़क चाय बनाकर ले आओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तन मन सब तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए राजीव हाथ मुंह धोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे राधिका की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि राधिका को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख राजीव घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। लेकिन रजनी जी, जो रसोई से उसे उल्टियां करते देख रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। मुस्कुराते हुए बोली, अरे आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कान्हा जी ने मेरी सुन ली। अब तुम्हें जल्दी ही अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। रजनी जी की ये बात सुनकर राजीव की चिंता पल भर में गायब हो गई। वो भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वहीं राधिका ये सब सुनकर
शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर रजनी जी ने तुरंत अपने पति को ये खुशखबरी सुनाई। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। अगली सुबह राजीव ने राधिका को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद राधिका की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर को खाने में क्या खाया था? जी राजमा चावल। बासी थे क्या? जी हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? क्या सावधानियां बरतनी होंगी? सामने खड़ा राजीव उत्सुकता से पूछने लगा। अरे बैठ जाइए मिस्टर राजीव, दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था, बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। सुनते ही राधिका के दिल को एक झटका सा लगा और राजीव को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर ला पटका हो। राजीव ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और राधिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही राधिका कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर राधिका का दिल बहलाने के लिए राजीव मजाक में बोला, अच्छा अगर तुम्हारी एक और बहन होती तब तो मैं उसी को सौतन बनाकर ले आता, फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी न करती। लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा कहते हुए राजीव हंसने लगा तो राधिका बोली, आपको इस समय भी मजाक सूझ रहा है? राजीव ने राधिका का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम क्या सोचती हो कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ औलाद के सहारे टिका होता है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ऐसी बात मन में लाना भी गलत है। और हाँ, आज के बाद दूसरी शादी की बात अपनी जुबान पर मत लाना। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहाँ चमत्कार होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कभी निराश मत होना, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। राजीव के इन शब्दों ने राधिका के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। घर पहुंचकर जैसे ही राजीव ने दरवाजे की घंटी बजाई, रजनी जी तुरंत दरवाजे पर आईं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है ना? हमारे खानदान का चिराग कब आने वाला है? ये सवाल सुनते ही राधिका और राजीव एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर राजीव ने थोड़ा रुक कर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई थी, जिस वजह से राधिका को उल्टियां हो रही थीं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। रजनी जी का चेहरा एक पल को उतर गया। तभी राजीव ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए राधिका की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा राधिका, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। माँ के सवालों और राधिका की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए राजीव अंदर चला गया। हे भगवान, न जाने कान्हा जी मुझे मेरे पोता पोती का चेहरा कब दिखाएंगे। दादी बनने का सौभाग्य पाने को कब से तरस गई हूँ मैं। सासू माँ ने कहा तो राधिका उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में घर में काम करने वाली बाई चंपा आ गई। ये क्या हुआ तुझे चंपा? तेरे चेहरे और बाजू पर ये नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही चंपा सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं मैम साहब, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता है कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने का मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के जमाने में खर्च नहीं उठा सकता। मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुई तो मुझे पीटने लगा। अब कुछ दिनों के बाद बच्चे के पैदा होने के साथ ही वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ बाप के होते हुए भी वो अनाथों की जिंदगी जिएगा। कहते हुए चंपा रोने लगी। इतना सुनते ही राधिका सोच में पड़ गई। वो हैरान थी कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भगवान इतना दे रहा है और हमें जरूरत है तो आंखें मीचे बैठा है।
अपना काम निपटाकर चंपा चली गई तो राधिका अपने कमरे में आ गई। राधिका अपने ही सोच विचार में गुम थी। कमरे में बैठा राजीव, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, राधिका, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना चंपा के बच्चे को हम गोद ले लें। अरे, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे राधिका, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है। क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है। राजीव की माँ रजनी जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी तो राजीव बोला, माँ, चंपा का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही रजनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। चंपा एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। अपने कान्हा जी से पूछो, क्या वो किसी को ऊंचा या नीचा मानते हैं। उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। अगर समाज ने किसी औरत को छोटी जाति का कह दिया तो उस माँ के गर्भ से जन्म ले लेने से वो बच्चा नीच कैसे हो सकता है। ये सब अंधविश्वास है। बात तो तुमने सही कही बेटा, परंतु समाज से डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है माँ, समाज की चिंता आप मत करो, समाज भी हमारे बदलने से ही बदलेगा। रजनी जी ने राजीव की बात पर गंभीरता से विचार किया, फिर वे मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर मेरे कान्हा जी मेरी बहू की सोनी गोद भरना चाहते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं अभी चंपा के घर जाकर उससे बात करती हूँ। ये कहते हुए रजनी जी तुरंत तैयार होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गईं। उनके दिल में एक नई सोच और नई उम्मीद का चिराग जल चुका था। रजनी जी जब चंपा के घर पहुंची और उसे राजीव और राधिका की ओर से उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई तो चंपा की आंखों में आंसू छलक आए। वो आश्चर्य और खुशी से भरी हुई बोली, माताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे भले लोग मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अब सुनहरा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग उसे हर खुशी देंगे जो मैं कभी नहीं दे पाती। इसके बाद के महीनों में चंपा के खाने पीने से लेकर दवाई डॉक्टर का सारा खर्च राधिका और राजीव ने उठाया। करीब 5 महीनों के बाद राधिका की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई राधिका का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर रजनी जी तो उनकी दोनों की बलाएं लेते नहीं थक रही थीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।